नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में विशो कंपटीशन क्लासेस। तो अब हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम जो है एमपी टेट लगा हुआ है, जो कि मार्च में शुरू है। तो इस एमपी टेट में एग्ज़ाम की हम सीधे बात करते हैं कि इसका पैटर्न कैसा होता है। तो इसका आपने सीटेट का अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो इसका लगभग पैटर्न सीटेट के जैसा ही होता है। सीटेट में लगभग 70 से 75 नंबर की पेडागोजी आती है, मतलब शिक्षा शास्त्र हर एक सब्जेक्ट की। तो इसमें भी एमपी टेट में भी शिक्षा शास्त्र आती है, ये लगभग 65 से 75 नंबर के आसपास की आती है। तो इसकी हमने सोचा प्रिपरेशन शुरू करी जाए, जिसमें अगर हमको एमपी टेट में या एमपी के टीचर बनना है तो उसके लिए हमारा स्कोर 120 प्लस, मतलब 125 30 इसके आसपास रहना चाहिए, तभी हम उसमें अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। ये कम से कम है, ठीक है। तो इसके लिए हमको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो तैयारी के लिए हम आपको इस चैनल में जो क्वेश्चन सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है केवल एमपी टेट के हिसाब से, वो सारी हम आपको करवाएंगे, जिसमें हम हर सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। पूरे सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, जिसमें अदर अगर आपकी लैंग्वेज हुई, किसी की संस्कृत, किसी की इंग्लिश, तो हम उसकी भी तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। तो उसी श्रृंखला में चलिए हम बाल विकास से शुरुआत करते हैं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम पहले बाल विकास का आज पहला चैप्टर देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन भी इसके इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये केवल हम पहले बेसिक से क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें इसका एक मोटा मोटा प्रारूप देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी फिर इसकी इंपॉर्टेंट सीरीज हम और चलाएंगे पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो हमारा पहला चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान और उसके अधिगम, ठीक है। तो अब पहले चैप्टर में क्या क्या है हम देखते हैं। बेसिक से पहले इसमें कथन जो हैं ये आ सकते हैं, कथन भी इम्पोर्टेंट है इनके। तो ये बेसिक से कुछ कथन मैंने अभी लिए हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है और मैं कथन इस तरह की सीरीज में हो सकता है पूरी ले आऊँ, जिसमें पूरे कथन हम कंप्लीट करें, तो उसमें कोई भी कथन हमारा छूटेगा नहीं, जो कि 2-3 नंबर का तो आ ही जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्किनर, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है। मतलब इन्होंने ये कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई बालक या कोई प्रशिक्षु या बच्चा कैसे सीखता है किसी भी चीज़ को, क्या प्रक्रिया होती है, क्या उसमें उसको दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और सिखाने वाले की कि वो कैसे सिखाता है, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। तो ये सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। ये कहना है किसका, स्किनर महोदय का, ठीक है। चलिए जेम्स ड्रेवर का देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। समझे मतलब क्या है इसका। इन्होंने कहा कि जो मनोवैज्ञानिक नियम होते हैं, जो बनाए गए नियम हैं कि किसी भी व्यक्ति के, बच्चे की, उसके मन में झांकना और वो किस तरह सीख सकता है किसी भी चीज़ को, वो जानना मनोवैज्ञानिक नियम हो गए कि वो किस तरह सीखता है, और उनके परिणाम, जो उनका परिणाम फाइनली प्राप्त होता है, तो उनके उपयोग के साथ इनकी जो समस्याएं होती हैं वे सारी हम शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। मतलब कि बच्चा सीखता कैसे है, और सीखने के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ, कितना अच्छा सीखा या नहीं सीखा, और साथ में सीखने के दौरान उसको क्या क्या समस्याएं हुई, ये सारी चीज़ें हम शिक्षा मनोविज्ञान में ही पढ़ते हैं। तो ये कथन किसका है, हमारा जेम्स ड्रेवर का, ठीक है। चलिए सेंट्रोक, सेंट्रोक महोदय ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण और अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। ये भी इनका भी लगभग कहना सेम ही है कि शैक्षिक परिस्थितियां जब बनती है तो उसमें शिक्षण कैसा हो रहा है और बच्चा सीख जो रहा है उसमें क्या क्या विभिन्नता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। चलिए और देखते हैं क्या है इसमें। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका उसमें सोल्यूशन बताएंगे। उसमें किसी भी तरह आपको अगला वीडियो आपको लाएंगे, आप में जो भी समस्या आ रही है वो सब हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। मनोविज्ञान ये क्या है। तो मनोविज्ञान ये है कि इसमें
साइकोलॉजी, ठीक है। एक सेकेंड, मनोविज्ञान, इसमें हम किसी भी वयस्क हो गया, बालक हो गया, बच्चा हो गया, किसी को भी सीखने के क्षेत्र में जो वो सीखना चाहता है, उसमें हम मनोविज्ञान के नियमों से उसको और अच्छी तरह हम सिखा सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो मनोविज्ञान इस तरह के मदद में हमारी मतलब कि विकास में मदद करती है। ये हमारा शारीरिक विकास में भी नियत हेल्प कर सकती है कि शारीरिक विकास किस तरह होता है। ये मनोविज्ञान की सहायता से हम उसको जान सकते हैं और कहाँ कहाँ पे दिक्कत पड़े ये सारी जान सकते हैं। मानसिक विकास हो गया, कई तरह के विकास हम मनोविज्ञान के अध्ययन से एकदम इजी कर सकते हैं सीखने वाले के लिए। ये एक पॉइंट था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक व नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। ठीक, साथ ही बालकों में मानसिक, शारीरिक और नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में ये उनकी जो मानसिक हो जाती हैं, शारीरिक और नैतिक क्षमता हो जाती हैं, इनका निर्धारित होता है। कैसे? कि इनकी मानसिक योग्यता कितनी है बच्चे की, इसका आईक्यू लेवल कम है या ज़्यादा है, या इसको बढ़ाने में किस तरह की एक्सरसाइज की जाए, किस तरह का इनको खेल खिलाया जाए या किस तरह का पढ़ाया जाए, या शारीरिक विकास, नैतिक विकास में किस तरह हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में ही आती हैं। और क्या क्या हो जाती हैं, जैसे कि इनकी मानसिक और शारीरिक व नैतिक समस्याओं का समाधान करने में, क्योंकि बच्चे को मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं, शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं और नैतिक भी हो सकती हैं। मानसिक समस्याएं इस तरह की कि उसको किसी पिछड़े क्षेत्र से आया है, तो मान के चलिए वो विद्यालय में जा रहा है तो अपने आप को वो उसमें समायोजित नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह की समस्या है, ये हम मनोविज्ञान की सहायता से ही समझ सकते हैं कि बच्चे को इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो इसका समाधान हम कैसे करेंगे। शारीरिक समस्या, वो मान के चलिए वो मोटा है, सबसे मोटा है, तो सब बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की ये भी उसके लिए एक बड़ी समस्या है। हम लोगों के लिए नहीं हो सकती है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो मोटा है और सारे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, क्लास में सबसे अलग है। तो इसको भी साइकोलॉजी की सहायता से हम बाकी बच्चों का जो देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज कर सकते हैं और इसको भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह की कई समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इनका हम निर्धारण या इनका निराकरण कैसे करें, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। एक सेकंड दोस्तों। चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना और उसके बाद उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित किया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है, आगे आएंगे। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह पहले हमारी शिक्षा जो हुआ करती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, तानाशाही प्रवृत्ति की होती थी, जिसमें शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता था और वो जो कहता था वो उसमें दंड वगैरह बहुत होता था और वो सिखाने के लिए तानाशाही का प्रयोग करता था, जिसमें कि वो ही सर्वे सर्वा है और बच्चे का कहीं भी कुछ भी नहीं माना जाता था, जैसे कि वो कुछ भी नहीं है, वो सुनेगा तो शांति से, उसको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर उसको सीख भी नहीं रहा तब भी उसकी गलती है, समझ नहीं रहा तब भी उसकी गलती है। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो जो विकास हुआ, वैज्ञानिकों ने इसको पढ़ा तो उन्होंने जाना कि इसमें काफ़ी हद तक जो पूरी भूमिका होती है वो शिक्षकों की होती है पढ़ाने के लिए। रुचि जिस तरह, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो शिक्षकों की ही गलती है, ये हमारे मनोवैज्ञानिकों ने माना है। क्यों ये गलती है? क्योंकि उसमें हमारे शिक्षकों को कई बार वो ये नहीं समझ पाते कि वो बच्चा किस तरह सीखेगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, बच्चे सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं इससे भी उसको कोई मतलब नहीं होता था, और या नहीं सीख रहे हैं तो कैसे सीखेंगे, ये कई सारी चीज़ें होती थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कुल मिला के उद्देश्य ये है कि जो शिक्षक हो गए उनको ज्ञान देना कि मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों में ये जाने कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, किस तरह की सहायता प्रदान की जाए, या एक एक बच्चे को हम अच्छी तरह उनमें शिक्षा का सर्वा मतलब कि सर्वांगीण विकास कर सकें, उसको नैतिक समस्या ना होने पाए, ना ही शारीरिक समस्या, ना ही मानसिक समस्या, ये सारा का हम निराकरण कर सकें। तो शिक्षा मनोविज्ञान का यही एक प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों की सहायता करना।
शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य, इसका जो क्या था, तो पहले नंबर से हम देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है शिक्षकों की सहायता करना। किस प्रकार हम शिक्षकों की सहायता कर सकते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है। इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को इस प्रकार समझाया जा सकता है। किस प्रकार? मतलब कि एक जो टीचर है वो बच्चे की किस प्रकार मदद कर सकता है, वो इस प्रकार कर सकता है। देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्या, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। मतलब कि बच्चे को अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम आ रही है तो वो समझेगा कि बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो जो पढ़ा रहा है वो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि उसने पढ़ाया काका काका लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, वो तनाव मुक्त है। तो इस मनोविज्ञान में वो समझेगा कि वो तनाव क्यों है, कहीं पारिवारिक समस्या तो नहीं है या सामाजिक समस्या नहीं है। तो इस प्रकार वो समस्या जान जाएगा, जानने के बाद इसका वो निराकरण वगैरह करेगा, निदान करेगा। तो उसके बाद इसकी ये सारी समस्या जब दूर हो जाएंगी तो उसमें वो थोड़ा पढ़ने के प्रति रुचि आएगी उसकी, ठीक है, वो थोड़ा सा झुकेगा इसकी तरफ। तो इसमें बच्चे की काफ़ी मदद हुई। तो कुल मिला के मतलब ये है कि वो शैक्षिक समस्याओं को मतलब कि उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। तो बच्चे की एक सही दिशा में वो डाइवर्ट कर देगा, इसमें हेल्प हो जाएगी उसकी। और देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहार के समुचित परिवर्तन के लिए वातावरण तैयार करने में मदद करता है। अब अगर बच्चा जैसे कोई गरीब जगह से है या क्राइम जैसी जगह होते हैं या फिर थोड़ा सा तनाव मुक्त परिवार से है तो उसमें जो है वातावरण उसको अच्छा नहीं मिला शुरुआत से, तो जो शिक्षार्थी है या जो पढ़ाने वाला है या शिक्षक है तो वो उस बच्चे के बारे में जानकर व्यवहार किस प्रकार का है उसके लिए सही वातावरण तैयार कर सकता है कि इसको किस तरह के वातावरण में सिखाया जाए और क्लास में किस तरह का माहौल बनाया जाए कि वो उसको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड तनाव युक्त है और लड़ाई वगैरह होती रहती है तो उसका मानसिक रूप से उसी तरह हो चुका है। तो इसमें कुल मिला के ये है कि जो टीचर होता है वह बच्चे की मनोवैज्ञानिक तरीके से जानेगा कि वो किस समस्या में से गुजर रहा है और उसका समाधान भी करेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि वातावरण तैयार करने में मदद करेगा उसकी, क्योंकि अगर टीचर जो मनोविज्ञान जानेगा ही नहीं या शिक्षा मनोविज्ञान जानेगा ही नहीं तो वो कैसे जानेगा कि बच्चे को समस्या भी है और उसका निराकरण किस तरह करना है। ठीक है, चलिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहार को सहानुभूतिपूर्वक समझाने में मदद करता है। बच्चे को कोई समस्या आ गई तो हम उसको डांट के नहीं सही कर सकते हैं, लेकिन डांटने में उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे कि उसको नहीं समझ में आया तो वो और तनाव में हो जाएगा। घर परिवार में भी अगर उसकी हेल्प नहीं हो रही, सपोर्टिव नहीं है, तब तो उसका एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो समझ में नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप? तो कुल मिला के ये है कि उसमें जो टीचर होता है वो बच्चों के व्यवहारों से देखेगा कि अगर ये उद्दंडताएं कर रहा है, शैतानी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो पहले उसके जाने का क्यों कर रहा है, फिर सहानुभूतिपूर्वक आराम से एकदम उसको समझाएगा कि बेटा नहीं, इस चीज़ इस तरह नहीं की जाती है, और उसको पॉजिटिव वे में ले जाएगा। तो शिक्षक मनोविज्ञान का ये बहुत बड़ा काम होता है शिक्षा मनोविज्ञान से। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों की कमजोरी तथा सफलताओं को समझने तथा उनके उपचार संबंधी सिफारिशें करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान में काफ़ी मदद मिलती है। ये भी सही है कि शिक्षार्थियों की कमजोरी और असफलताओं को समझने कि वो कमज़ोर किस क्षेत्र में है और उनको असफलता मिल रही है तो किस कारण मिल सकती है। जब हम ये समझ जाएंगे तो इसका हम जो निदान है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाएंगे तो उसका निदान भी नहीं हो सकता। और ये असफलता, कमजोरी वगैरह ये समस्या हम कैसे सीखेंगे कि अगर हमको शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होगी अच्छे से। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको उन्हें शिक्षार्थियों को देना होता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। ये भी सही कि बहुत अच्छी भूमिका हो जाता है इससे शिक्षकों की। अगर ये नहीं जाना होगा तो हो सकता है तानाशाह शिक्षक हो और बच्चों को समझने में दिक्कत पड़े, तो उसमें बच्चों का विकास एकदम ना के बराबर ही हो सकता है। अब अगला पॉइंट, बालकों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को काफ़ी मदद करता है। हाँ, ये भी अच्छे पॉइंट है। कैसे कि अगर तानाशाही प्रवृत्ति का होता है, शिक्षा केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षक समझता है कि सारे बच्चे एक ही प्रकृति के हैं, उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा मंद नहीं, वो सबको एक समान रूप में लेके चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट है, उसमें कुछ ना कुछ खूबी है, कुछ ना कुछ उसमें समस्या है। तो हमें सारे बच्चों की ध्यान में रख के
एक ऐसा नीति बनानी चाहिए इसे पढ़ाने की जिससे सभी की हेल्प हो सके, कोई अछूता ना रह जाए उससे। ठीक है। शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। ये हो गया। बालकों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर, ये भी हो गया। इसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनके निदान संबंधी कदम उठाने को तत्पर हो जाते हैं। ये भी सही है कि जो शिक्षक है, कई बार होता है कि सीमाओं से भी हमको बढ़ के ऊपर जाना पड़ता है किसी बच्चे की समस्या निदान के लिए। जैसे ये क्या हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है कि जैसे कि बच्चे को एक उसके परिवार से मान लीजिए एक समस्या आ रही है, वो उसके घर परिवार में काफ़ी तनाव युक्त माहौल रहता है, मम्मी पापा उनके लड़ते रहते हैं, दादी दादा लड़ते रहते हैं। तो जब बच्चा जान जाए, वो सॉरी टीचर जान जाएगा कि इसकी समस्या कहाँ पे आ रही है, कि इसकी समस्या आ रही है परिवार से, घर परिवार में ये थोड़ा सा दिक्कत में रहता है लेकिन विद्यालय में आके ये अच्छा हो जाता है, तो वो समझेगा कि इसकी समस्या घर से हो रही है। तो उसके निदान के लिए वो उसके घर में जाएगा और माता पिता से बात भी कर सकता है टीचर अगर चाहे, कि आपको इस बच्चे के विकास के लिए इस तरह का व्यवहार बदलना पड़ेगा, इस तरह में उसका विकास नहीं हो सकता है, उसका विकास एक निगेटिव सेंस में ही जाएगा अगर इस तरह उसको माहौल मिलता रहा। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। और देखते हैं उचित निर्देशन देना इसके द्वारा। बहुत सही, ये उचित निर्देशन देना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फिर ये मनोविज्ञान की सहायता से ही हो सकता है। उचित पाठ्यक्रम बनाना, कि पाठ्यक्रम हम किस तरह बनाएं जिससे सारे बच्चों को, या फिर प्राइमरी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि किताब में जैसा दिया होता है हो सकता है बच्चों को उस तरह के समझ में नहीं आता है, तो हमको अपने हिसाब का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। चलिए, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान करते रहना उसी शिक्षा में, ये भी ठीक है। उचित अध्यापन विधि का प्रस्तुत करना। अध्यापन विधि मतलब पढ़ाने की विधि कई तरीके की होती है, तो उसमें हम किस विधि से पढ़ा रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। कई बार एक नहीं, हमें विभिन्न विधियों से पढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि एक विधि से हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में आया है, लेकिन कुछ बच्चों के अगर नहीं आया है तो हमको विधियाँ फिर चेंज करनी पड़ेगी जब तक कि प्रत्येक बच्चे को समझ में नहीं आ जाता। चलिए और आगे, स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना। ठीक है। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, मतलब कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, केवल शिक्षा में नहीं, वो खेल में भी हो सके, अच्छा बोलने में भी, और उसको किसी दब्बूपन का नहीं रह जाए, हर क्षेत्र में हमें उसका विकास करना है, एक उसको भावी भविष्य के लिए बहुत अच्छा बनाना है। और अभिभावकों को मार्गदर्शन करना, अभिभावकों का भी मार्गदर्शन हम कर सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि कई बार गाँवों वगैरह या कस्बे वगैरह में हो गया तो जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने रुचि नहीं रखते हैं कि अरे पढ़ लेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो कौन सा बहुत कुछ कर लेगा। तो हमें उनको भी एक सही मार्गदर्शन देना चाहिए कि अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या हो सकता है, अगर पढ़ लेगा तो कहाँ से कहाँ जा सकता है। एक से एक उदाहरण है हमारे भारत देश में, तो हमें उनका भी मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वो भी प्रेरित हों। कई बार ये अभिभावक वगैरह गांव देहात में होते हैं तो बच्चियों को नहीं पढ़ने भेजते हैं, कई जगह लड़कों को भी नहीं भेजते। तो इस तरह हमें उनको समझाना चाहिए कि पढ़ाई के क्या मायने हैं और बच्चा क्या कर सकता है पढ़ने के द्वारा, और उसका खुद का भी विकास होगा। नहीं भी कुछ कर पाएगा तो उसका वो इतना अच्छा जीवन हो जाएगा कि वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और मूल्यांकन की उचित विधियां प्रस्तुत करना। हाँ, मूल्यांकन का भी बहुत अहम योगदान है कि मूल्यांकन अगर हम एक गलत तरीके से करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ बच्चों की जो अच्छी चीज़ें वो निकल के नहीं आ पाए। तो हमें मूल्यांकन भी विविध प्रकार से कई क्षेत्रों में करना चाहिए ताकि किसी न किसी क्षेत्र में बच्चे की खूबियाँ पता पड़े हमें। ठीक है। चलिए, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए जिससे उसका शारीरिक रूप से विकास हो सके, वो कमज़ोर न रह जाए। ठीक है। समूह गति को समझने में मदद करना, समूह गति को समझने में मदद करनी चाहिए। चलिए, ये भी सही है। और देखते हैं, अब देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या क्या है। तो इसका महत्व है कि छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्था की विशेषता को समझने में, कि कई बार ये होता है कि जो बच्चा होता है उसकी स्वाभाविक चीज़ें होती है उसकी उम्र के अनुसार, लेकिन अब मनोविज्ञान का ज्ञान ना हो पाने के कारण शिक्षक उसमें समझ नहीं पाता है कि उसमें दिक्कतें क्या हो रही हैं। अगर एक बच्चा मान लीजिए क्लास में है, वो आपस खुद से ही बात कर रहा है, तो ये बेशक ही टीचर को थोड़ा डिस्टरबेंस लगे, लेकिन वो उसका स्वाभाविक गुण है, वो उस एज में सारे बच्चे उस तरह का करते ही हैं। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप। चलिए, शिक्षा वो कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं की और उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं। इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती जाती है। मतलब इनका क्या कहना है कि मान लीजिए कि एक टीचर है,
अब हमने विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ाने के लिए हमने बुला लिया उसको, कहाँ से, आईआईटी से, एमबीबीएस के बड़े विद्यालय से बुला लिया और उसको पढ़ाने के लिए। अब वो ये नहीं देख रहा है कि बच्चे कितने काबिल हैं, वो कितनी जानकारी रखते हैं, और वो पढ़ाए हुए चला जा रहा है, तो क्या बच्चों को समझ में आएगा? और एक शिक्षक, हमारा जो पूरा कार्यक्रम वो पूरा सफल हुआ? बिल्कुल नहीं, ये हमारा असफल हो जाएगा, बच्चों को कुछ नहीं समझ में आएगा, ना ही वो रुचि लेंगे इसमें। तो हमें करना क्या चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि वो विद्यार्थी, मतलब सॉरी, शिक्षक कितना भी योग्य हो, उसे जिसे पढ़ाना है उनके पूर्व ज्ञान और उनको कितना आता है और उनके क्षेत्र से ही कोरिलेट करके कहीं ना कहीं हमें पढ़ाना चाहिए, और उनकी क्षमताओं के अनुसार, ताकि वो उससे कोरिलेट कर पाए और समझ सकें वो चीज़ों को। समझ रहे हैं? तो हमें इस तरह ही पढ़ाना चाहिए कि उसके आसपास के क्षेत्रों से लेके उसका खुद का उदाहरण लेके बच्चे का, ताकि वो समझ सके उस चीज़ को बहुत ही पास से। अब जैसे कि बच्चा एक गांव में रहता है, उसने कभी नहीं देखी है 4 पहिया गाड़ी, ठीक है, और हम उसको बात कर दें एक वायुयान की, जो अंतरिक्ष में लेके जाता है, तो क्या वो कोरिलेट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उसको समझाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे बेटा एक साइकिल होती है, साइकिल तो उन्होंने देखी होगी, साइकिल से बाइक होती है, बाइक ही इसी तरह फिर 4 पहिया वाहन आ जाता है। इस तरह धीरे धीरे उसको कोरिलेट करते हुए आपको जाना चाहिए। समझ समझ में आ रहा है? चलिए और देखते हैं। शिक्षार्थियों की समस्या को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षार्थियों की समस्या का कारण पता करने की, समस्या दूर करते हैं। हाँ, शिक्षार्थियों की समस्या को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं कि कारण क्या है, और समस्या की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक मार्गदर्शन या निर्देशन देकर समस्याओं को दूर करते हैं तथा शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ला पाते हैं। वही बात है उन्होंने कही कि अगर हमें मनोविज्ञान की पहचान होगी, ज्ञान होगा, तो हम इससे शिक्षार्थियों की जो समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है उनके कारण का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम उसमें समस्या की पहचान हो जाने के बाद उनका समाधान भी कर सकते हैं, और परामर्श के थ्रू या किसी भी तरह हम उनको दूर कर सकते हैं। इससे हमारे शिक्षण कार्यक्रम में सुधार आएगा और बच्चों तक अच्छी चीज़ें जाएंगी, उनको समझ में भी आएगा। चलिए एक सेकंड दोस्तों। हाँ, चलिए, शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में जब एक सेकंड जब शिक्षार्थियों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है, तो वे पाठ के प्रति, शिक्षकों के प्रति, अपने साथियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि एक मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सीधा सीधे ये समझ लीजिए कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार ना रहता हो और बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसे बच्चे चिढ़ाते ना हो, क्योंकि इससे भी उसकी मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उसमें प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें भी उसकी स्वस्थ होनी चाहिए। अब प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचानने में, और ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह की शिक्षण विधियाँ बच्चों को पढ़ाने में प्रभावी के रूप से काम कर रही हैं। इस तरह नहीं कि हम मान लीजिए एक व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें अपनी विधि भी तुरंत बदलनी चाहिए, कि मतलब कि परिवर्तन करते रहना चाहिए। तभी तो हम लोगों को इतनी विधि सिखाई जाती हैं। जब भी हम डिप्लोमा या जो डिग्री का कोर्स कर रहे होते हैं, तो हमको कई विधियों का ज्ञान कराया जाता है, ताकि अगर बच्चे को इस विधि से समझ में नहीं आया तो दूसरी विधि से उसको हम पढ़ा सकें। समझ रहे हैं? चलिए, पाठ्यक्रम के निर्माण में, पाठ्यक्रम के निर्माण में हो चुका समूह गति को बनाने में। एक सेकेंड दोस्तों। हम्म समूह गति को समझाने में। अब और अपवाद आत्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में। जैसे कुछ अपवाद स्वरूप बच्चे होते हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा मंद हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाई आईक्यू के हो सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्लास में उद्दंडता करें या शांत ना बैठे हैं, अशांत प्रवृत्ति के हों, तो उनको भी हमको मार्गदर्शन करना पड़ेगा कि पॉजिटिव वे में जाएं। ये नहीं कि उन पर ध्यान ही नहीं देंगे, कि उद्दंडता कर रहा है तो करता रहे, एक तरफ बैठा देंगे उसको, बिल्कुल नहीं करेंगे। उस पर भी हमें ध्यान देंगे और उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। चलिए, शोध कार्य में शोध का परिणाम कि नए नए शिक्षण विधियाँ, नए नए शिक्षण उपकरण, सर्व दृष्टि सहायता आदि का प्रयोग कक्षा में पठन पाठन के रूप में किया जाना चाहिए। तो इनका ये मतलब है कि जैसे कि किसी बच्चे को कम दिखाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है, तो हम केवल अपनी लय से, अपनी गति से पढ़ाते ही नहीं रहेंगे। हम उनकी समस्याएं देखेंगे कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसमें भी अपनी जो शिक्षण विधि है वो चेंज करेंगे। और उनकी जो सामग्री हो गई, अगर सुन नहीं पा रहा है तो श्रव्य रूपी सामग्री, जैसे कि रेडियो वगैरह हो गया, इनको और अच्छे से, ठीक है, ये सारा उपलब्ध कराएंगे उनको।
और जिसे दिख नहीं रहा है उसको आगे बैठा सकते हैं हम क्लास में, या नहीं और भी नहीं दिख रहा है तो उसको, या बिल्कुल एकदम देख नहीं सकता है तो उसके लिए अलग चीज़ें हैं, ब्रेल लिपि वगैरह, वो सारी चीज़ें हमको इसमें हेल्प उनकी करनी चाहिए, तभी ये कि सफल रूप से हमारा शिक्षण कार्यक्रम पूरा हो सकता है। ठीक है। अब कुछ परीक्षा के रूप से जो उपयोगी तथ्य हैं इस चैप्टर से क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला ये है कि शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल डाला जाए। ये वही बात है कि सर्वांगीण विकास पे बल डाला जाता है, किसके थ्रू? शिक्षा के थ्रू। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो सिखाने सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों और परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है। ये भी वही चीज़ बता रहा है कि मनोविज्ञान से सीखने से मतलब कि उनके नियमों का और परिणामों का किस प्रकार इस्तेमाल यूज हो रहा है, किस प्रकार वो मतलब कि यूटिलाइज हो रही हैं, वो सारी चीज़ों का जो हम किस में अध्ययन करते हैं? मनोविज्ञान में करते हैं। और देखते हैं आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक और जे एम कैटल के नाम विशेष रूप से उल्लिखित हैं। इनका काफ़ी योगदान है। क्या योगदान है? इनको हम आगे आने वाले चैप्टरों में देखेंगे। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप और सीखने की परिस्थिति, मापन व मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा को अर्थपूर्ण व लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब तो इसमें शिक्षार्थी की सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, कि शिक्षार्थी और वो किस प्रकार सीखता है, और सीखने की परिस्थिति और उसके परिस्थिति का जो निर्माण हम कर, वातावरण का निर्माण, या उसको वो दे पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि एक बच्चा है, जैसे कि वो मातृभाषा अपना बोलना जानता है, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग वो मातृभाषा, मान लीजिए एक बिहार का बच्चा है और हम उसको वातावरण में क्लास में हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो कोरिलेट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। हमें उसकी भाषा, और इंग्लिश में नहीं हो सकता तो उसकी मातृभाषा में पढ़ाएं, इंग्लिश में भी पढ़ाएं प्लस मातृभाषा में पढ़ाएं, या वो जिस तरह की बोली बोलता है उस प्रकार का भी यूज कर सकते हैं, ताकि वो उसे एक कोरिलेशन महसूस करें उनके बीच में। समझ रहे हैं? चलिए, और मापन एवं मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन इस प्रकार का होना चाहिए केवल एक बच्चे को ध्यान में न रखते हुए हो कि एक बच्चा शहर का है तो हम उसी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन करें। नहीं, शहर का है तो शहर के अकॉर्डिंग मूल्यांकन, गांव का है तो गांव के अकॉर्डिंग मूल्यांकन। और अगर बहुत ज़्यादा एक क्षेत्र से है जहाँ पे पहाड़ियों आदिवासी क्षेत्रों से है तो वहाँ पे उसके अनुसार मूल्यांकन, ये सब चेंज होते रहने चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य पे भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस शिक्षा को अर्थपूर्ण व लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है। यह है शिक्षा मनोविज्ञान में, कि इनमें लाभप्रद मतलब इसमें पॉजिटिवनेस बढ़ती रहे और इसका अर्थ भी निकले, इसमें बच्चा सीखे भी, सारा कुछ करे। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में ये सारी चीज़ की जाती है। तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो पेपर में आए हुए भी हैं हमारे, और इम्पोर्टेंट भी रखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन है, रुकिए, तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अच्छा, ठीक है। बच्चे में विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बताइए इसमें क्या राइट आंसर है? आप अपना आइडिया लगाइए। चलिए देखते हैं क्या आंसर इसमें हो सकता है। डी से देखते हैं, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। क्या ये कथन एकदम सत्य है? नहीं, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हो सकता है हर एक बच्चा ना पढ़ा हुआ हो, और जो बच्चा नहीं पढ़ता तो क्या वो एकदम कुछ नहीं सीखेगा? बिल्कुल ये गलत है। कई बार बच्चे जो पढ़ाया भी नहीं जाता वो भी सीख लेते हैं। कैसे? जैसे वो रास्ते पे जा रहे हों और किसी व्यक्ति को उन्होंने पत्थर मारते हुए देख लिया तो उसको तुरंत सीख लेंगे। क्या उसे पढ़ाया गया? नहीं, उसने देख के सीखा कि पत्थर मारना, वो उसको मजा आया, उसको सीखने में रुचि उत्पन्न हुई तो उसने उसी तरह मारना सीख लिया। तो ये क्वेश्चन एकदम, ये ऑप्शन एकदम नहीं हो सकता। और अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है? नहीं। हाँ, विधियों में कष्ट हो सकता है उसको, कि आप गलत विधि से पढ़ा रहे हैं या जिस तरह उसको समझ में आ रहा हो वो उसको नहीं समझा पा रहे हैं तो उसको कष्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम विधियाँ चेंज कर दें और उसको रुचि जागृत कर दें तो उसको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और क्या है? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा।
विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, नहीं, ये भी गलत है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है। नहीं तो अगर आप का से कबूतर पढ़ाएं तो क्या उसने कबूतर कभी नहीं देखा होगा? नहीं, उसने कबूतर देखा है, तभी वो का से कबूतर को कोरिलेट कर पा रहा है और बोल रहा है कि नहीं वो सफ़ेद पक्षी की तरह उड़ता है। समझ रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये है कि वो समझते हैं चीज़ों को अपने तरीके से, फिर उसमें सृजन स्वयं कर लेते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि ये कोई कुत्ता खड़ा है मान लीजिए, तो वो कहेगा अरे ये कुत्ता है क्या? तो आपने अगर कह दिया हाँ ये कुत्ता है, तो वो अपने मन से आइडिया लगा लेगा कि अरे ये काला है, मतलब हर काली चीज़ कुत्ता होती है। हर जिस चीज़ के चार पैर होते हैं वो कुत्ता होती है। और अगली बार वो किसी काली बकरी को या काली भैंस को देख के भी उसको कुत्ता बोल देगा। तो कहीं ना कहीं उसने अपना दिमाग लगाया है। तो इसका मतलब ये बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, चलिए, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़वाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या और ऑप्शन देखते हैं, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। उपदेश तो उनको दे ही नहीं सकते, क्योंकि उपदेश देने से कोई औचित्य नहीं बनता है। उपदेश का यूज होता है हमारे जो बड़े बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी या जूनियर से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, नहीं नहीं, मूल्यांकन भी उतना सही नहीं है। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, नहीं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने से उनको क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो वो बच्चे ही हैं, कुछ खास नहीं समझेंगे। और ये ऑप्शन नंबर बी ये राइट है, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जैसा कि अगर मान के चलिए कि आपने उसको समझाया कि बेटा बच्चों हमें अपने से बड़ों से नमस्ते करना चाहिए, आपने ये सिखा दिया, प्रवचन दे दिया, उसको नहीं समझ में आया कुछ, वो समझेगा कैसे? जैसे ही आपसे कोई बड़ा आया तो आपने उठ के उनसे नमस्ते किया, तो वो जान जाएगा अरे अपने से बड़ों से नमस्ते की जाती है। तो इस तरह वो सीखता है। तो वो अगली बार वो याद रखेगा, वो अपने से बड़ों से भी नमस्ते करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने से बड़ों से नमस्ते करते हुए देखा। समझ गए? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना और बौद्धिक विकास। आप देख के ही समझ गए होंगे, फिर भी आप बताइए। आजीविका कमाना है? नहीं। बच्चे पढ़ना हुआ, लिखना सीखना है? नहीं। बौद्धिक विकास मतलब ये भी है, लेकिन अति महत्वपूर्ण की बात की ना इन्होंने। तो इसके लिए सबसे अति महत्वपूर्ण है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में वो आजीविका कमाना भी सीख लेगा, पढ़ना लिखना भी सीख लेगा, बौद्धिक विकास भी उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो नई मनोविज्ञान की धारणा है, पुरानी पढ़ाने की तरीके अलग थे। उसमें बोल देते थे कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, पर नहीं, वास्तविकता ये है कि सारे बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं। सारे बच्चों में कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ नई चीज़, कुछ नया गुण उनमें होता ही है। तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, ये कथन है, ये क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? बी एन झा, बी एफ स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? बताइए। तो ये कथन है हमारा शिक्षा का जो आधारभूत विज्ञान है, बी एफ स्किनर का, हमारे स्किनर महोदय का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक जो इस समय चल रही प्रेजेंट अवस्था में, तो व्यवहार का अध्ययन था। इसके पहले मन का भी अध्ययन माना कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, उसके पहले आत्मा का भी अध्ययन माना, लेकिन इस समय प्रेजेंट अवस्था में सबसे ज़्यादा मानना है कि व्यवहार का अध्ययन। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। ठीक है, चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या ऑप्शन नंबर डी 1900? तो इसमें राइट आंसर है हमारा 1900। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का है वर्ष माना जाता है। ठीक है, चलिए, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में? कोई नहीं, वैदिक काल में किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 9वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होता है? नहीं वाले क्वेश्चन जब आया करें, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, नहीं वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आप ये गोला वगैरह लगा लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि पूछ क्या रहा है। ये नहीं पूछ रहा है ये तो कि हाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। कई बार कई क्वेश्चन हम इसीलिए गलत कर देते हैं कि हमने नहीं ध्यान से नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो संबंधित किससे नहीं है? तो ये सीधे संचार माध्यमों से कोई इसका लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का? इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन? ये बताइए, यूपीटेट 2011 का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन एक परिवार, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना? बताइए कौन सा है? ये भी यूपीटेट 2011 का हमारा क्वेश्चन है, बताइए। तो विद्यार्थियों को व्यवसायिक कुशलता के लिए बिल्कुल नहीं। जरूरी थोड़ी कि व्यवसायिक कुशलता में ना ही निपुण हो, ना व्यवसाय कर पाए, तो क्या वो बेकार हो गया? नहीं, गलत चीज़ है। सामाजिक जागरूकता में तैयार करना, हाँ ये भी हो सकता है। और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयारी करना, ये एकदम मतलब कि उद्देश्य नहीं है उसका। तैयारी तो वो कर लेते हैं खुद से मोटिवेट होकर, लेकिन केवल यही उद्देश्य नहीं होता है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये है। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में उसका व्यवसायिक भी आएगा, और शारीरिक भी आएगा, बौद्धिक भी आएगा, सामाजिक भी आएगा, हर तरह का आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? अभिभावक अध्यापक का, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम वातावरण का? यही वंशाक्रम और वातावरण का ये योगदान है मानव विकास, ठीक है। चलिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता का, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, और निरंतरता? बताइए कौन सा है? ये हमारा सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर ये प्रतिवर्ती। रिवर्सिबिलिटी का कोई थोड़ी होता है विकास का सिद्धांत। मतलब कि अगर किसी विकास हुआ, हमारा हाथ बढ़ गया या हमारे बाल बढ़ गए, तो क्या ये वापस होना शुरू हो जाएंगे, छोटा होना शुरू हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सिद्धांत नहीं होता। चलिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इससे संबंधित है? शिक्षा समाजशास्त्र, एजुकेशन सोशियोलॉजी, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान? उद्देश्य का कौन सा संबंध है, ये पूछा है, ध्यान रखिए। चलिए, ये भी सीटेट हमारा 2011 का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, क्योंकि हमने पूरा बताया था आपको, ये वही चैप्टर ही है, और इसको हमने बताया भी था काफ़ी आराम से आपको। चलिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, रविन्द्रनाथ टैगोर, या पेस्टलॉजी? बताइए, एक सेकंड दोस्तों। बताइए किसका है? ये हमारा छत्तीसगढ़ टेट का है 2011 का। इसका राइट आंसर क्या है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है क्या कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसमें राइट आंसर देखिए, बताइए कौन सा है? ये देखिए कब का है हमारा, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, सीटेट 2012 का है ये क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि पहला, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ये उतना जैसे नहीं रहा है, पूछिए क्यों? ये इसलिए नहीं जच रहा है कि अनुदेशन का मतलब एकदम स्ट्रिक्ट बन के रहना और नेतृत्व ही करते रहे कि अरे ये वो फलाना ढिमा का एक आदर्श बन के रहना, ये नहीं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं करना चाहिए? उनको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो बार बार पूछेंगे, तर्क भी करेंगे, करना भी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन वो सॉरी ऑप्शन गलत है। और बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये अप्रासंगिक है। नहीं नहीं, स्कूल के बाहर भी वो सीखते हैं और वो पूरा रिलेटेड है बच्चे के सीखने से।
और डी ऑप्शन, मतलब तो सी भी गलत हो जाएगा, और डी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है। उसके अनुभव और प्रशिक्षण से ही वह सबसे ज़्यादा सीख सकता है कि उसने क्या अनुभव किया, ठीक है, उसका परसेप्शन क्या है, वो क्या नज़रिया है उसका, यही राइट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से आप प्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। सीटेट 2013 का। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं खेलने से ही जुड़ा हुआ है। एक जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, वे योग अध्यात्म सब कुछ करते थे, साथ साथ खेलते ही थे। तो खेलना एक शरीर का बहुत ही आवश्यक अंग होता है, आवश्यक हिस्सा, मतलब मान लीजिए। मानव विकास है किस तरह? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापीय, या ABC? ए बी दोनों, गुणात्मक भी है मात्रात्मक भी है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण, या संगठन? तो प्रचलित योजना जो होती है उसमें नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातीकरण कहते हैं। इसका जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको और इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है क्या? अन्य बच्चों की तुलना करें, अन्य बच्चों से तुलना करें, बच्चे को प्रेरित करने, बच्चे को डांटने, या बच्चे को नियंत्रण में रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। ये हमारा सीटेट 2015 का क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका हमारा हो जाएगा बच्चे को प्रेरित करने के लिए, ना कि वो अन्य से तुलना करने के लिए या उसको डांटने के लिए या कंट्रोल में करने के लिए, ठीक है। ये सारे नेगेटिव हैं, उसकी तुलना थोड़ी करेंगे, तुलना कभी नहीं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। जरूरी थोड़ी कि एक बच्चा अच्छी तरह दौड़ पाता हो तो उस तरह अच्छी तरह पढ़ भी लेता हो, ये भी नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि एक अच्छा पढ़ लेता हो और दूसरा वाला वो अच्छा दौड़ लेता हो, तीसरा वाला अच्छा खेल लेता हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। और डांटने का भी नहीं हो सकता, और नियंत्रण भी नहीं। तो तानाशाही रवैया थोड़ी अपना रहा है कि उसको नियंत्रण करेंगे। चलिए, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, क्योंकि वह मौके को शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहयोग लेते हैं। सीटेट 2015 का। बताइए क्या है प्रभावी कक्षा में क्या हो सकता है? तो बच्चे शिक्षक से डरते हैं, नहीं, गलत एकदम। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते जैसा उन्हें अच्छा लगता है, नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है। बच्चे हमेशा उत्सुक और प्रभावी रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। ये ठीक है, थोड़ा सा नियमित रूप से परीक्षा किया, ये पॉइंट नहीं है। नियमित रूप से परीक्षा नहीं लिया जा सकता, वो बोर हो जाएंगे, वो उसमें एक जो एक अच्छा शिक्षण हमारा नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन का और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, ठीक है। बच्चे सहायता लेते हैं मार्गदर्शन और सहयोग के लिए, ये काफ़ी अच्छा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, रुकिए दोस्तों। हाँ, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षक के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यय स्मरण को आसान बनाएगा। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। सीटेट 2015 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर बी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। एक बड़ा असंबद्ध भाग जो प्रस्तुत होता है, ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। किसका कथन है ये हमारा यूपीटेट 2016 का क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों। तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये है हमारा कथन वुडवर्थ जी का, महोदय वुडवर्थ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि संबंधित क्या कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता, यही है सांख्यिकी, ठीक है। राइट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण, अवलोकन। तो
जो सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि है इसकी, जो इम्पोर्टेंट होती है वो अंतर्दर्शन, क्योंकि ये व्यवहार का ज्ञान है, तो व्यवहार में अंतर्दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से मुख्य किन कारकों के ओत प्रोत घूमती है? शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव के, शिक्षक व अधिगम प्रक्रिया के, अधिगम परिस्थितियाँ, ये सभी विकल्प सही हैं। तो जो शिक्षण होता है हमारा, वो शिक्षार्थी और उसके अधिगम अनुभव में भी घूमती है, और शिक्षक व अधिगम प्रक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक किस अधिगम प्रक्रिया से पढ़ा रहा है, कौन सी विधि यूज कर रहा है, और अधिगम परिस्थितियाँ किस तरह की बन रही है। सभी आंसर सही है, 26 का डी सभी राइट आंसर। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन बचे। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्य चर्चा केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित। ये कहाँ हरियाणा टेट का है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है ये छात्र केंद्रित। जो मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग अगर होगा तो हर चीज़ छात्र केंद्रित ही होगा, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पे छात्र ही है। ठीक है, छात्र ही सब कुछ है। चलिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी। तो ये हमारी है इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, यंत्रवत याद करना, दंड। तो अनुबंधन ये नहीं है, ना ही यंत्रवत याद करना, रट्टू तो थोड़ी बनाना है, दंड भी नहीं उसको हम दे सकते। उसका पूर्व ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण, उसके पूर्व ज्ञान से ही हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। तो दोस्तों ये हमारा पहला चैप्टर हो गया, इसके हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लिए। अभी हम पूरी बाल विकास खत्म करने के बाद इसके जो एडवांस लेवल क्वेश्चन वो सारे करेंगे, जो एमपीटेट से बाहर नहीं जाएंगे। एमपीटेट के सारे क्वेश्चन ये हम पूरा एम करेंगे कि 120 प्लस का हमारा एम जाए। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को क्लास, और समझाने का तरीका अच्छा लगा नहीं लगा। और अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, क्या दिक्कत हुई, क्या समस्या हुई। ठीक है, तो ये सीरीज इस तरह ही चलती रहेगी, हम एमपीटेट के सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे इसमें। तो चलिए फिर अब आपसे अगले वीडियो में बात होगी। चलिए, नमस्कार।